तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने तमिलनाडु हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, इंडिया जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हिस्ट्री। देखिए, जब शुरू में मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी थी ना, तो मुझे 3-3.5 दिन लग जाते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि 2-3 बार पढ़ने के बाद जो है, अब अगर मैं 9 बजे ये सुबह लेके बैठती हूँ तो दोपहर 3 बजे तक ये बुक ख़त्म हो जाती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, तो चलिए क्रिस्प में थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या है। देखिए, ये कहा जाता है कि हिस्ट्री के जो है 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होती है chronology and the other is geography. Chronology is something which is defined on the basis of the dates, and the other one is geography. Geography is something which is defined on the basis of the place where it is situated. For example, जैसे सपोज करिए किसी जगह की जो है वो माउंटेनियस जोग्राफी होती है, ठीक है, किसी जगह की कोस्टल जोग्राफी होती है। ठीक है, इन अनदर वर्ड्स द टाइम एंड स्पेस आर सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द हिस्टोरिकल प्रोसेस। क्योंकि देखिए, हम जब भी किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हम या तो मतलब उसे रिलेट करते हैं किस जगह पे। ठीक है, जैसे हम मौर्यस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम नदर्न इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, और किस टाइम पे, ठीक है, कि वो 4 सेंचुरी BC, 2 सेंचुरी BC, राइट। तो in particular, a country's geography largely determines its historical events. The history of India is also influenced by its geography. Hence, the study of Indian geographical features contribute to the better understanding of the society of its history. The Indian subcontinent is a well-defined geographical unit. देखिए, इंडिया की जो जोग्राफी है ना, वो सही में बहुत वेल डिफाइंड है। और हमारे इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, ठीक है, और जो हमारा साउथ इंडिया उसका तो कोस्ट लाइन ही बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमारी जो वेल डिफाइंड जोग्राफी है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। सबसे पहला है हिमालयन माउंटेन्स, ओके, दूसरा है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, एंड तीसरा है हमारा सदर्न पेनिनसुला। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, देयर आर 5 कंट्रीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जब भी हम कभी पढ़ें सब कॉन्टिनेंट, दिस इज़ फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसका मतलब ये नहीं होगा दैट थिंग इज़ एंडेमिक टू इंडिया, दैट थिंग इज़ फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि 5 कंट्रीज़ हैं, वो 5 कंट्रीज़ में से भी किसी में भी मिलता होगा, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। दे आर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडिया जो है इज़ द लार्जेस्ट अमंग देम। ठीक है, according to the 2001 census, the population of India is over 100 crore. We are the second most populous country in the world, right? Okay. The Himalayan mountains. The Himalayan mountains are situated on the north of India. The mighty Himalayan range extend to the northeast. देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट से शुरू होके they end up to the northeast of India. ठीक है, and it has a length of nearly 2560 kilometer with an average breadth of 240 to 320 kilometers. Okay, और जो हाईएस्ट पीक है हिमालय की, as we all know, it is Mount Everest and its height is 8869 meters. देखिए, जो ये माउंट एवरेस्ट है एंड जो ये हिमालयन टोपोग्राफी है, इट एक्चुअली एक्ट एज अ वॉल। जो साइबेरिया है, ठीक है, साइबेरिया रीजन कहाँ पड़ता है? ये रशिया में पड़ता है, एंड इट इज़ अ वेरी कोल्ड रीजन। ठीक है, इट्स अ वेरी कोल्ड रीजन। तो वहाँ से जो भी ये ठंडी हवाएं सेंट्रल एशिया के थ्रू होते हुए आती हैं, इट एक्चुअली एक्ट एज अ बैरियर, वो उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में नहीं आने देता। इस वजह से जो है इंडिया का टेम्परेचर वो इतना ठंडा भी नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ फेयरली वार्म, इट इज़ नॉट एज वार्म एज साउथ इंडिया, बट इट इज़ नॉट इवन एज कोल्ड एज द साइबेरिया और द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, the Himalayan region is mostly inhospitable in winter and generally covered with snow. देखिए, बहुत ठंडा एरिया है, और जब विंटर सीजन होता है तो इट इज़ वेरी inhospitable. Okay, it was considered for a long time that Himalaya stood as a natural barrier to protect India against invasion. अब देखिए, इतने माइटी पासेस हैं, तो फिर होगा ना कि लोग कैसे एंटर करें। ठीक है, तो ये माना जाता था कि काफ़ी टाइम तक तो इन्वेजन इंडिया में इस वजह से नहीं हुए थे, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू क्रॉस दी माइटी माउंटेन्स। ठीक है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट माउंटेन में जैसे खाइबर पास हुआ, बोलान, कुर्रम एंड गोमाल प्रोवाइडेड ईजी रूट्स बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया।
ठीक है. These passes are situated in the Hindu Kush, Suleiman and Kirthar range. अब देखिए कोई अगर आपसे ये पूछे ना कि जो ये आपके काइबर, बोलान, कुर्रम और गोमाल हैं, गोमाल पासेस हैं, वो किन किन रेंजेस में सिचुएटेड हैं, तो आपके नाम लेंगे हिंदू कुश, सुलेमान एंड किरथार रेंज. ओके, हिंदू कुश, सुलेमान एंड किरथार रेंज. Okay, from prehistoric time there was a continuous flow of traffic throughout these passes. Many people came to India through these passes as invaders and immigrants. Invaders कौन होते हैं? जो कब्जा करने आते हैं, ठीक है. और immigrants कौन होते हैं? जो रहने का ठिकाना ढूंढने आते हैं, जो सेटल होने आते हैं, ठीक है. The Indo-Aryan, the Indo-Greek, the Parthian, the Sakas, the Kushana, the Hunas, the Turks enter India through these passes. कौन कौन से passes? Khyber, Bolan, Kurram and Gomal, which are situated on the Hindu Kush, Suleiman and Kirthar ranges. Okay. अब जो Swat Valley है, it is important because Alexander of Macedon came to India through this route. अगर आपसे पूछ रहे हैं कि Alexander of Macedon कौन से रूट से आए थे, तो आप बोलेंगे Alexander of Macedon came through the Swat Valley. Okay. Apart from invading armies, missionaries and merchants came to India using these routes. Therefore, these passes in the northwest mountain had facilitated trade as well as cultural contacts between India and Central Asia. ठीक है, इन्होंने सिर्फ लोगों के आने जाने का काम नहीं करा, दे हैव एक्चुअली, ये जो पासेस हैं इनके थ्रू हमारे जो कल्चरल लिंक्स हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ये भी इस्टेब्लिश हुए. ओके, द नॉर्थ ऑफ जस्ट अ सेकेंड, हाँ, in the north of Kashmir is the Karakoram range. Okay, the second highest peak in the world, Mount Godwin Austen, is situated here. तो सबसे highest peak कौन सी थी? Mount Everest. And second highest peak, Mount Godwin Austen, it is situated on the Karakoram range, which is in the north of Kashmir. Okay, ये जो part है ये mostly snow covered रहता है. And the Karakoram highway via Gilgit is connected to Central Asia, but there is a little communication through this route. Okay, the valley of Kashmir is surrounded by high mountains. हमने टीवी वगैरह में भी देखा ही है. However, it could be reached through several passes. The Kashmir valley remains unique for its tradition and culture. Nepal is also a small valley under the foot of Himalayas and it is accessible from the Gangtok plain through a number of passes. तो Gangtok plains हमारे कहाँ हुए? Gangtok plains हुए हमारे इंडिया में, ठीक है. और देखिए नेपाल इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम उत्तराखंड, इट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम उत्तर प्रदेश एज वेल एंड इट इज़ इवन एक्सेसिबल फ्रॉम आई फील बिहार. ओके, सो जो नेपाल है इट इज़ अंडर द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज. ओके, एंड इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू द गैंगटॉक प्लेन्स. इन द ईस्ट हिमालय एक्सटेंड अप टू असम. अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट में वेयर डज हिमालय एक्सटेंड अप टू, सो दैट इज़ up to Assam. The important mountain in this region are Patkoi, Nagai and Lusai hills. Okay, this Lusai ranges. These hills are covered with thick forest due to heavy rain and mostly remain inhospitable. अब देखिए जो हिमालयन रेंजेस है और जो ये नॉर्थ ईस्ट के रेंजेस हैं इनमें फ़र्क क्या है. जो हिमालयन रेंजेस है दे आर इनहॉस्पिटेबल due to snow, due to cold weather, and जो north eastern mountains हैं they are inhospitable due to a lot of rainfall and very thick mountains. Okay, ठीक है. The mountain of the northeast India is difficult to cross and many parts of this region has remained in relative isolation. क्योंकि ये रीजन जो है वो क्रॉस करने में थोड़े डिफ़िकल्ट है, राइट. तो इसी वजह से ये रिलेटिवली रेस्ट ऑफ द कंट्री के हिसाब से थोड़े आइसोलेटेड भी रहे हैं मेन लैंड इंडिया से. द इंडो गैंगटिक प्लेन, अभी हमने क्या पढ़ा? द हिमालयन रीजन. अब हम पढ़ रहे हैं द इंडो गैंगटिक प्लेन. ओके, द इंडो गैंगटिक प्लेन इज इरीगेटेड बाय 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स. और वो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी हैं? द गैंग्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्रा. द वास्ट प्लेन इज मोस्ट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द एलुवियल सॉइल. अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो प्लेन्स हैं गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा के, वाई आर दे सो फर्टाइल? दे आर फर्टाइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज हमें पता होता है जो स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग इन टू अ लार्जर रिवर. ओके, नाउ इंडस रिवर, द फर्स्ट रिवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस रिवर. इंडस रिवर राइज बियॉन्ड द हिमालयाज एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर, देखिए जो आपकी इंडस हुई, गंगा हुई, ब्रह्मपुत्रा हुई, इनकी जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपके टिप्स पे होने चाहिए. यूपीएससी आस्क द अबाउट ट्रिब्यूटरीज एवरी नाउ एंड देन.
ठीक है. सो इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास. पंजाब लिटरली, पंजाब का मतलब ही लिटरली ये होता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. एंड व्हाट आर दोज 5 रिवर्स? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास. ओके. Sindh is situated at the lower valley of Indus. The Indus plain is known for its fertile soil. Okay. The Thar desert and Aravalli hills are situated in between the Indus and the Gangetic plains. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट एंड अरावली हिल्स, वो कौन सी 2 रिवर्स के प्लेन्स के बीच में सिचुएटेड है, तो आप क्या कहेंगे? इंडस रिवर एंड गैंगटिक प्लेन्स. देखिए ब्रह्मपुत्र इसलिए सीन में नहीं है क्योंकि ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू द नॉर्थ ईस्ट. ओके. तो नॉर्थ ईस्ट काफ़ी दूर हो गया, राइट. तो इट इज़ वेरी इजी टू ऑमिट. ओके. माउंट आबू इज़ द हाइएस्ट पॉइंट इन अरावली हिल्स. ओके. माउंट आबू इज़ द हाइएस्ट पॉइंट इन अरावली हिल्स. अगर आपसे पूछे जाए माउंट आबू कौन सी हिल रेंज में, सो इट इज़ इन द अरावली हिल्स. द गैंग राइजेज इन द हिमालय, फ्लो साउथ एंड देन टूवर्ड्स द ईस्ट. ओके, सॉरी. द रिवर यमुना फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द गंगा and then joins it. Okay. The area between the 2 rivers is known as दोआब. अभी हम आगे भी पढ़ेंगे. जो भी दो, जैसे गंगा और यमुना, इसके जो बीच का जो एरिया है, सपोज करिए गंगा बह रही है, ये यमुना के इसमें मिल गई, ठीक है. इसके जो बीच का एरिया है दैट विल बी नोन एज दोआब. ओके, राइट. मीनिंग द लैंड बिटवीन द 2 rivers. The important tributaries of Ganges are गोमती, सरायू, घाघरा एंड गंडक. अब देखिए अभी इंडस की ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही थी, अभी स्पेशली जो है गैंग्स की ट्रिब्यूटरीज की भी बात कर रहा है. तो हम इसे ऐसे करके याद कर लेंगे. G3S है तो और भी इसकी ट्रिब्यूटरी, बट अभी मेन हम ये याद कर रहे हैं. तो व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा? गोमती, घाघरा, गंडक एंड सरायू. G3S. ओके. In the east of India, the Ganges plain merge into the plains of Brahmaputra. Okay, the river Brahmaputra rises beyond the Himalayas, flows across Tibet and then continues through the plains of northeast India. In the plain, it is a vast but a slow-moving river forming several islands. Which river forms several islands in India? It will be Brahmaputra. Indus and Ganga relatively form, I guess, negligible number of islands as compared to Brahmaputra. The Indus-Gangetic plain has contributed to the rise of urban center, particularly on the river bank or the confluence of the rivers. जो हमारा हड़प्पा कल्चर था, ये अच्छे से ये पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है. द हड़प्पा कल्चर फ्लोरिश इन द इंडस वैली. याद रखिएगा कि हड़प्पा कल्चर कहाँ फ्लोरिश हुआ था? इंडस वैली पे. और जो वैदिक कल्चर है वो कहाँ फ्लोरिश हुआ? गैंगटिक वैली पे. ओके, याद रखेंगे. द हड़प्पा कल्चर फ्लोरिश इन द इंडस वैली and the Vedic culture prospered in the Gangetic plain. Okay, Banaras, Allahabad, Agra, Delhi and Patliputra are some of the important city in the Gangetic plain. अब देखिए ये बता रहा है कि जो सिटी ऑफ पाटलिपुत्र है, ठीक है, वो किन 2 रिवर के कॉन्फ्रेंस पे है? इट इज़ एट दी कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर सोन एंड गंगा. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दैट एट द विच कॉन्फ्रेंस इज पाटलिपुत्र लोकेटेड, तो द आंसर विल बी सोन एंड गंगा. ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र इज लोकेटेड. देखिए पाटलिपुत्र जो एंशियंट टाइम में इट वॉज द कैपिटल ऑफ मेजर एम्पायर्स लाइक मौर्य, सुंगा, गुप्ता एंड अदर किंगडम. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ गैंगटिक प्लेन इज दिल्ली. Most of the decisive battle of Indian history such as Kurukshetra, Uttara and Panipat were formed near Delhi. Also, this plain had always been a source of temptation and attraction for foreign invaders due to its fertility and productive wealth. देखिए Delhi has always been an attraction and major battles have been fought on this plain. Okay, पाटलिपुत्र भी आसपास ही पड़ता है, कुरुक्षेत्र भी आसपास ही पड़ता है, बट यहाँ पे इतनी फाइट्स क्यों हुई? बिकॉज द लैंड ओवर देयर वाज फर्टाइल. जब आर्मीज रुकती थी तो उनके खाने के लिए जो अनाज वगैरह होता था उसकी उपज बहुत अच्छी थी, ठीक है. वेपन्स के लिए जो कारीगर वगैरह थे वो अवेलेबल थे, एंड इट हैज़ a good amount of wealth. Important powers fought for the possession of these plains and valley. Especially the Ganga Yamuna Doab proved to be the most coveted and contested area. Doab अभी हमने पढ़ा था क्या है? The land between the 2 rivers is known as, the area between the 2 rivers is known as Doab.
The river in this region served as the arteries of commerce and communication. देखिए why did they serve as arteries of communication and commerce? क्योंकि पहले क्या होता था कि रोड तो मतलब रोड इतनी अच्छी तो कंस्ट्रक्टेड होती नहीं थी, राइट? तो क्या होता था कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह था या फिर जो आपका ट्रेड एंड कॉमर्स था वो इन्हीं के थ्रू होता था, रिवर्स के थ्रू ही होता था, राइट? ओके, नाउ thirdly we come to the southern peninsula. The Vindhyas and the Satpura mountains along with the Narbada and the Tapti river form the great dividing line between the northern and the southern India. अब आपसे कोई पूछ ले कि what is a, मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये अच्छा ये नदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया है? तो आप ये बोलोगे जो हमारे विंध्यान और सतपुरा माउंटेन्स हैं वो नर्मदा और तप्ती रिवर के साथ जो हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बाउंड्रीज हैं, ओके? The plateau to the south of Vindhya mountain is known as Deccan Plateau. The plateau to the south of Vindhya mountain, what is it known as? Deccan Plateau. It consists of volcanic rock. हो सकता है कि आपसे पूछा जाए पेपर में कि जो सदर्न पेनिनसुला है या फिर जो आपका डेकन प्लेटू है उसमें बाल्टिक रॉक्स का है या वॉल्केनिक रॉक्स का है, तो आप क्या बोलेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स. And it is relatively different from northern India, okay? It is different from northern mountains. And as these rocks are easier to cut, देखिए ये जो southern India की जो rocks थी they were easier to cut. इसी वजह से जो है यहाँ पे हमें इतने सारे rock cut monastery और temple और caves मिलते हैं. आपने पढ़ा होगा भीमबिक्ता वगैरह, they have been discovered. नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा साउथ इंडिया में बिकॉज वहाँ के जो रॉक थे they were easier to cut, okay? The Deccan Plateau is flanked by the Eastern Ghats and the Western Ghats. Western Ghats, so they are very important, ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी एंड जो हमारी हिस्ट्री वगैरह है इसके हिसाब से भी, ओके? सो द कोरोमंडल कोस्ट स्टैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल. कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पड़ता है? आपके जो ईस्टर्न घाट्स हो गए और आपके बे ऑफ बंगाल के बीच में. और वेस्टर्न घाट्स रन अलॉन्ग द अरेबियन सी एंड द लैंड बिटवीन दीज आर नोन एज कोंकण अप टू गोवा एंड बियॉन्ड दैट इज कन्नड़ा. अब कन्नड़ा हम कैसे याद रखेंगे? कन्नड़ा हम ऐसे याद रखेंगे कि कर्नाटका की जो लैंग्वेज है दैट इज़ कन्नड़ा, ठीक है, दैट इज़ कन्नड़, ओके? तो कन्नड़ से कन्नड़ा, ओके? एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट इज़ नोन एज मालाबार कोस्ट. जो हमारा जो केरला वाला जो एरिया हो गया, वेस्टर्न घाट्स और जो अरेबियन सी के जो बीच का हमारा एरिया हुआ, कोस्ट हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? मालाबार कोस्ट. इसे हम देखिए ऐसे करते हैं, ये तो देखिए ये तो हो गया हमारा कोरोमंडल कोस्ट ईस्टर्न पार्ट पे, ठीक है? ओह सॉरी, ठीक है, इधर तो हो गया हमारा कोरोमंडल कोस्ट. अब ये मान लीजिए यहाँ तक तो था हमारा गोवा, ठीक है, ये हमारा हो गया कर्नाटका और इधर हम हो गया हमारा केरला, ठीक है? तो सबसे पहले जो है ये हो गया हमारा कोंकण अप टू गोवा, ये हो गया हमारा कन्नड़ा, कर्नाटका की लैंग्वेज कन्नड़ा से कन्नड़ा, और ये जो केरला वाला पार्ट है, केरला वाला कोस्ट है, इसे हम बोलेंगे मालाबार कोस्ट, ओके? याद रखेंगे. द लैंग्वेज एंड कल्चर इन द सदर्न पेनिनसुला प्रिजर्व्ड इंटैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द जोग्राफिकल आइसोलेशन. क्योंकि जोग्राफिकली थोड़े आइसोलेटेड हैं वो नदर्न इंडिया से. नदर्न इंडिया इज़ अ बिट मोर लिबरेटेड, लेकिन क्योंकि जो सदर्न इंडियन पीपल हैं दे टेक वेरी मच प्राइड इन देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, ओके? इन द सदर्न एंड रिमेन्स द फेमस फाल्गुन पास. इट इज़ द पैसेज across the Ghat from Kaveri Valley to the Malabar coast, okay? The Falguni Pass was an important trade route for Indian Roman trade in ancient times. Anayamudi is the highest peak in the southern peninsula. अब देखिए मुझे पासेस वगैरह याद करने में शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, तो मैं नाम से याद कर ली थी. जैसे मेरी एक फ्रेंड है एनी, तो मैंने उसके नाम से याद कर लिया था. अनायमुदी जो है वो सदर्न पेनिनसुला की हाईएस्ट पीक है. दोदबीटा इज़ अनदर हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स. द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट वेरी हाई. देखिए जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर कंपेरेटिवली हाई और ईस्टर्न घाट्स ज़्यादा ऊंचे भी नहीं हैं, दे आर इरोडेड ऑल्सो, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर्स दे फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. इस वजह से क्या है कि द लैंड एरिया इज इरोडेड बाय द रिवर्स एंड दे आर इवन नॉट एट दैट हाइटफुल द वेस्टर्न घाट्स आर, ओके?
The port city of Arikamedu, Mamalapuram and Kaveripatnam were situated on the Coromandel coast. Coromandel coast कहाँ थी? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में, राइट? The major river of the southern India are almost running parallel. Mahanadi is at eastern end of peninsula. नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो सदर्न इंडिया की रिवर हैं वो मोस्टली जो है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, ठीक है, बट वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं. बट नर्मदा एंड ताप्ती रिवर विद एक्सेप्शन दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके. और गोदावरी कृष्णा दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके. अदर रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. देखिए जो आपकी नर्मदा और ताप्ती रिवर है दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट टू वेस्ट कैसे हुआ? ईस्ट इधर हुआ, वेस्ट इधर हुआ, ईस्ट टू वेस्ट, ओके. और जो नेचुरल फ्लो है वो है, जो सदर्न इंडियन रिवर्स का नेचुरल फ्लो है वो है इधर से इधर, वेस्ट टू ईस्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल, ओके. These rivers make plateau in the fertile rice producing soil. Throughout the history, the region between Krishna and Tungabhadra, Raichur Doab, remained the bone of contention between the major kingdom of the south. तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? रायचूर दोआब. एंड इट वॉज जैसे कि गंगा और यमुना के बीच का एरिया वॉज अ वेरी कंटेस्टेड एरिया, वैसे ही जो कृष्णा और तुंगभद्रा है इसके ऊपर भी बहुत सारे राज्यों की बहुत लड़ाई हुई है इसकी वजह से, ओके. The deltaic plain formed by these two rivers at their mouth became famous under the Satavahana. A number of towns and ports flourished in these plains in the beginning of Christian era. The Kaveri Delta constitutes a distinct geographical zone in the far south. It became the seat of Chola power. तो अगर आपको ये पूछा जाए कि which river is the seat of Chola power, so it is the Kaveri river. Which river is it? The Kaveri river, okay. The Kaveri river basin is rich in tradition, language, culture, has flourished from the ancient time. As the southern peninsula is gifted with a long coastline, the people of the region took keen interest in maritime activities. देखिए maritime activities क्या होती हैं? Activities which are related to ocean and seas, okay. A great deal of trade and commerce went on through the seaways from the earliest time. In the east, mariners reached countries like Java, Sumatra, Burma and Cambodia. ये सारी जो हैं ये साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न साइड पे पड़ती हैं. अपार्ट फ्रॉम ट्रेड दे स्प्रेड इंडियन आर्ट, रिलीजन, कल्चर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. लोग जाते थे तो अपनी प्रैक्टिसेस भी साथ लेके जाते थे, अपनी आदतें, अपने फेस्टिवल तो छोड़ के नहीं जाते थे. द कमर्शियल कॉन्टैक्ट बिटवीन साउथ इंडिया एंड ग्रीको रोमन कंट्रीज फ्लॉरिश अलॉन्ग विद द कल्चरल रिलेशन. Now comes the India, a land of unity. The history of ancient India is interesting because India proved to be a melting point of numerous races. अब ये melting point क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग आए, जैसे कि प्री आर्यंस थे, इंडो आर्यंस थे, ग्रीक, सिंथियास, हुनास, टर्क्स एक्सेट्रा. ये सब इंडिया में आके बस गए और आज आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि कौन ग्रीस से आया था, कौन सिंथिया है, कौन हुनाज है, कौन टर्क है, ठीक है. सब जो है वो एक साथ आके मिल गए. एंड नाउ टुडे व्हाट वी आर इंडियंस, वी आर ओनली इंडियंस, ओके. एज दीज पीपल मिक्सड अप intricately with one another, at present none of them can be identified in their original form. Different cultures mingled with one another through the ages. Many pre-Aryan or Dravidian terms occur in the Vedic text. Similarly, many Pali and Sanskrit terms appear in the Sangam literature. तो देखिए जो नॉर्थ इंडियन जो टेक्स्ट थे दे वर नोन एज वैदिक टेक्स्ट, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद है ना. और जो सदर्न इंडियन टेक्स्ट थे दे वर नोन एज, इट वाज नोन एज संगम टेक्स्ट और द संगम लिटरेचर. इट वाज वेरी सेकुलर, ओके. सॉरी. Since ancient time, India had been a land of several religions. Why India has been a land of several religions? See, India saw the birth of Hinduism, it saw the birth of Buddhism and Jainism. ठीक है, so much wisdom of religion, okay. But all these culture and religion intermingled with each other.
Although Indian people speak different languages, practice different religion, and observe different social custom, they follow certain common styles of life throughout the country. Therefore, our country shows a deep underlying unity in spite of great diversity. In fact, the ancients strove for unity. They looked upon this vast subcontinent as one land. The name Bharat Varsha, or the land of Bharat, was given to the whole country after the name of an ancient tribe called Bhartas. तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को भारतवर्षा क्यों बोला जाता था, तो दिस इज़ बिकॉज इट वॉज नेम्ड आफ्टर दी नेम ऑफ अ ट्राइब, जिस ट्राइब का नाम था भारतास. Our ancient poet, philosopher and writers viewed the countries as an integral unit. The kind of political unity was attained at least twice during the Mauryan and the Gupta empires. ये political unity क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो पहले था ना, वो क्या था कि बहुत ज़्यादा scattered थे, छोटे kingdom थे. But when Maurya came, they consolidated those small kingdom into a large kingdom, the Mauryan Empire. And after that came the Guptas. They came after a gap of time. They also built a very, very big empire. Recently, the Home Minister of India, Mr. Amit Shah, also addressed about the Guptas. The time of Guptas is known as the Golden Age. Okay. The unity of India, also recognized by Faulkner, they first came in contact with the people living on the Sindhu or the Indus. एंड दे नेम द होल कंट्री आफ्टर दिस रिवर. देखिए, जो सिंधु वर्ड है वो इंडस रिवर से आया है. इंडस रिवर को संस्कृत में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, सो इट इज़ द सिंधु. द वर्ड हिंद इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम द कंट्री केम टू बी नोन एज इंडिया इन ग्रीक. इंडिया किस लैंग्वेज में कहलाया? ग्रीक लैंग्वेज में. और हिंद किस लैंग्वेज में? पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज में. याद रखेंगे, ठीक है. एफर्ट्स ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी ऑफ द कंट्री वर मेड थ्रू द एजेस. इन द 3rd century बिफोर क्रिस्ट, प्राकृत लैंग्वेज सर्व्ड एज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री. देखिए, 2 तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी, मतलब लैंग्वेज और भी तरीके की थी, बट लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री मीन्स मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्पोक प्राकृत. प्राकृत वॉज अ लैंग्वेज ऑफ common people didn't used to speak Sanskrit was patronized by so-called Brahmins. और लेकिन जो नॉर्मल पीपल कम्युनिकेट करते थे, उनकी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज थी प्राकृत लैंग्वेज. क्वेश्चन आ चुका है, याद रखेंगे. अशोका इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज. ऑल्सो देखिए, अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, लेकिन दे वर नॉट रिटन ओनली इन प्राकृत लैंग्वेज, दे वर इवन रिटन इन आर्मेनिक लैंग्वेज. ओके, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना. जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, वो ऐसे भी दे सकते हैं, अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर रिटन ओनली इन प्राकृत लैंग्वेज. नो, अशोका के इंस्क्रिप्शन बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, ठीक है. ऑल्सो द एंशियंट एपिक्स रामायणा एंड द महाभारता वर स्टडीड विद द ग्रेट zeal एंड डिवोशन थ्रू आउट द कंट्री. देखिए, जो रामायण एंड महाभारता थे, ठीक है, वो नॉर्थ में भी उतने ही झील से पढ़े जाते थे, उतने जज्बे से पढ़े जाते थे जितने साउथ में पढ़े जाते थे, ठीक है. एंड वो ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, द रामायण एंड द महाभारता, बट दे वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेजेस, और उसी लैंग्वेज में जो है वो वहाँ के लोग से पढ़ते थे, ठीक है. देखिए, लैंग्वेज बदलती थी, बट जो कैरेक्टर है, जो कहानी का जो सब्जेक्ट है, वो नहीं बदलता था, राइट. जो वो स्टोरी कन्वे करना चाहती थी, वो ही उन लोगों को प्राप्त होती थी, वही उन लोगों को मिलती थी, ठीक है. हैंस इंडिया हैज़ इमर्ज a multi-religious and multicultural society. However, the underlying unity and integrity and the plural character of the Indian society remain the real strength for the development of country. देखिए, हमारे देश में क्योंकि बहुत तरह के कल्चर्स हैं, तो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो रहते ही हैं, क्योंकि वी आर अ वेरी मल्टी कल्चरल सोसाइटी. बट एट द एंड ऑफ द डे, ये हम सब जानते हैं दैट वी आर इंडियंस एंड वी शुड स्ट्रोव फॉर द यूनिटी, okay, unity of the country. Okay, so with this we end off with our first lecture, with our first chapter. Hope to see you soon all. Okay, revise this chapter and then we'll catch up soon, and all the best. Okay, bye.